हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात किया था नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई विल से कि आप ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि संविधान को बनाने के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्यों ज़रूरी हुआ था और किस किस तरीके से हमारे इंडियन मेकर्स ने संविधान को बनाया था। आज की क्लास में हम लोग सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पूरा का पूरा संविधान का स्केलेटन है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 75% प्रोविजंस हम आज के संविधान में भी देखते हैं। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, क्योंकि 11 डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जहां के संविधान के कुछ कुछ प्रोविजन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने उन प्रोविजंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के संविधान को बहुत ही डीपली स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इनके संविधान में आ रही है और कौन कौन सी सबसे बेस्ट चीज़ है इनके संविधान की। तो उस हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ को अवॉइड किया और बेस्ट चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। तो ये कह देना कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट है, ये बहुत गलत होगा। इसको इस तरीके से समझिए, आप किसी के घर जाते हैं, आप किसी की पार्टी में जाते हैं, आप कोई मैरिज फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं, तो उस समय वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आप इम्प्रेस होते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि हमारी शादी होगी, हमारे घर में भैया की शादी होगी, तो हम इस चीज़ को अपनी शादी में भी करवाएंगे। जस्ट बिकॉज यू आर इम्प्रेस्ड विद दैट फंक्शन, तो ये नहीं कहेंगे कि आपने उनके फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी शादी में। ऐसा तो हम नहीं कहते। हम किसी के घर में जाते हैं, उनके घर का इंटीरियर बहुत सुंदर होता है, तो हम सोचते हैं हमारा घर जब बनेगा तो हम भी वैसे ही ब्यूटीफुल इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाएंगे और हम बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर डेकोरेशन करवाएंगे। तो क्या आपने कॉपी पेस्ट कर लिया? बिल्कुल नहीं। आप बस फॉर द टाइम बिंग किसी चीज़ से इम्प्रेस हुए और आपको लगा कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो यू डिसाइडेड टू रिलीव दैट आइडिया और इस वजह से आप उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स भी थे। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश की क्या सिचुएशन थी, ये आपको पता होगा अगर आपने मेरी हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी। तो हमारे फ्रेमर्स चाहते थे कि हम ऐसे प्रोविजंस को अपने संविधान में रखें जिससे हमारा नेशन लगातार प्रोग्रेस करता रहे, हमारे नेशन में दोबारा पार्टीशन जैसी चीज़ें ना हो, हमारे देश को लोग लूटने के लिए ना आए। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे एक क्रोनोलॉजी में डिवाइड किया है। हम डिस्कस करेंगे 1 to 7 की क्रोनोलॉजी। 1 की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री से हमने सिर्फ एक प्रोविज़न को लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं जब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ से हमने सिर्फ एक प्रोविज़न लिया है, सिर्फ एक प्रावधान हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, और वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी लग जाएगी हमारे देश में तो वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया जाता है। ये प्रोविज़न हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर साथ ही बात कर लेते हैं जापान की। जापान से भी सिर्फ एक ही प्रोविज़न लिया है, और वो प्रोविज़न कौन सा है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने जापान से लिया। जब सेकंड नंबर की बात करते हैं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से हमने सिर्फ दो प्रोविजंस लिए थे। साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट प्रोसीजर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाने के लिए अमेंडमेंट को हमने स्ट्रिक्ट बना रखा है। ऐसा डिस्कशन मैंने नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ये हमने कहाँ से लिया? ये साउथ अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, उसके प्रोविजंस को भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बात जब सोवियत यूनियन की आती है तो हमने देखा यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़। 1976 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A के नाम से इनकॉर्पोरेट किया गया। तो
तो ये हमने कहाँ से इसका आइडिया लिया? इसका आइडिया हमने यूएसएसआर से लिया, सोवियत यूनियन भी कहते हैं, वहाँ से लिया। हम बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसएसआर से। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ये हमने कहाँ से लिया है? प्रिंसिपल लिबर्टी का, फ्रांस से। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। तो जो ये प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी की, इनको हमने फ्रांस से लिया है। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। और जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिकन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हमने फ्रांस से लिया है। अभी हमने पढ़ा ना, एक वर्ड आया प्रियम्बल में, रिपब्लिक। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो जो ये रिपब्लिकन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये हमने फ्रांस से लिया है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। थर्ड पॉइंट की जब बात करेंगे तो हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमने 3 चीज़ें ली हैं आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। उसको याद करने की टेक्निक है डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। डायरेक्ट से आपको मिलता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हमने पार्ट्स को डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके का फ्रेमवर्क है, एक तरीके का गाइडलाइन है, जिसके हिसाब से स्टेट काम करेगा, जिसके हिसाब से हमारे गवर्नमेंट्स काम करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 में बात करते हैं जिसके बारे में, इसे हमने लिया था आयरलैंड से। आयरलैंड कोई इसका ज्ञाता नहीं था कि इसने दे दिया या हमने उससे बोरो कर लिया। आयरलैंड ने खुद ने इसको स्पेन से लिया था। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने, ये भी प्रोविज़न हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अब बात करेंगे हम 4th पॉइंट की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 4 चीज़ें ली थी। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, इसको याद करने के लिए मैं एक निमोनिक्स भी लेकर आई हूँ। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया कंकरेंट लिस्ट, हमने शेड्यूल 7 पढ़ा, थोड़ा सा डिस्कस किया था नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल पावर्स को कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बांटा जाता है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर होती है कि उन मैटर्स पे वो लॉ बना सकते हैं। तो जो ये कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान है, ये हमने ये आइडिया कहाँ से लिया, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर बात आती है कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 13 में पढ़ेंगे। 25 पार्ट्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप एक बार उसको देखिएगा, आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पार्ट नंबर 13 में हम इसके बारे में बात करते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। दोस्तों के साथ हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत मज़े करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। कूल कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंजॉय द मोस्ट। कूल से आप लेंगे कंकरेंट लिस्ट को, कंपनी के सी से लेंगे आप कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को, फ्रेंड्स से लेंगे आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, और एंजॉय के जे से आप लेंगे जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस को। तो आई होप दिस विल वर्क। बात अभी भी 4th पॉइंट की हो रही है। अब हम बात करेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो इन्विजिलेटर बार बार कहती हैं कि चेक योर पॉकेट्स एंड सराउंडिंग्स, कहीं आपके पास कोई रिटन अनरिटन पीस ऑफ पेपर तो नहीं है। तो उसे हम बच्चे लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्रा। अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं यार वो ना चीटिंग किया, तो हम बोलते हैं अरे नहीं चीटिंग नहीं किया होगा। तो अपन फिर बोलते हैं नहीं चीटिंग किया, हमने देखा उसके पास बहुत बड़ा फर्रा निकला। फर्रा मतलब एक चीटिंग करने के लिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी चीज़ों को एक पेपर पे लिख के चले जाते हैं। मैंने किया नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो फर्रा को जो कॉन्सेप्ट है उससे आप याद कर सकते हैं कि कनाडा से हमें क्या क्या मिला।
फर्रा के एफ से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में, जो नेचर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रावधान है, यूनियन को बहुत ज़्यादा पावर देने का प्रावधान है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया हम कहाँ से लेते हैं? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। आर से आता है रेजिड्यूरी पावर की। जो सब्जेक्ट मैटर्स 7 शेड्यूल के तीनों लिस्ट में रह जाते हैं, उन मैटर्स पे भी लॉ बनाया जा सकता है। इसकी पावर पार्लियामेंट को दी है, इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी आता है कनाडा से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसका भी प्रावधान हमने कनाडा से लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। इन सब पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद करने के लिए मैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ, ताकि आप याद कर सकें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने बड़े डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने उसमें से कुछ कुछ आइडियाज़ को मॉडिफाई करके हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने कहा ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पूरा का पूरा स्केलेटन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारे प्रोविजंस को लिया था। इस पे बात करेंगे। फेडरल स्कीम, जो पावर की डिवीजन की बात हो रही है, सेंटर और स्टेट में जो पावर डिवाइड करने की बात हो रही है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर ऑफिस होल्ड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा स्टेट का, लेकिन ये आंसरेबल होंगे प्रेसिडेंट को। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम जब हम पार्ट्स को डिस्कस करते आएंगे, पार्ट नंबर 5, 6, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। जजेस को अपॉइंट करने का जो कॉन्सेप्ट है कि जज होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ये भी हमने वहीं से लिया। एमरजेंसी के प्रोविजंस भी होंगे, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। अब इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं, इसको याद करने का तरीका क्या होगा? इसको हम याद कर सकते हैं। 5 ओल्ड जजेस प्रेफर टू वेक अप अर्ली। 5 जजेस प्रेफर करते हैं कि वो जल्दी सुबह उठें। प्रेफर टू वेक अप अर्ली, हम बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं ना जल्दी उठा करो। तो 5 ओल्ड जजेस प्रेफर टू वेक अप अर्ली ऑलवेज। 5 के एफ से आता है फेडरल स्कीम, ओ से आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जे से आता है जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, प्रेफर के पी से आता है पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, वेकअप तो ऐसे ही जोड़ने के लिए सेंटेंस को, अर्ली से आता है इमरजेंसी, ऑलवेज से आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। 6th पॉइंट में हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है इसको देखते हैं। रिट्स का प्रावधान, प्रेरोगेटिव ऑफ रिट्स हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रिट्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू। उस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए रिट्स का जो प्रावधान है वो हमें यूनाइटेड किंगडम से मिला। रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी हमने कहाँ से लिया? ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे पार्लियामेंट का सिस्टम हम देखते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हम इंडियंस हैं, हम यूपी, बिहार, जम्मू यहाँ के नहीं, हम इंडियंस हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, उनको कुछ राइट्स भी मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। कैबिनेट सिस्टम का जो प्रोविज़न है वो भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे करें? पहले तो ये याद कर लीजिए कि हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 चीज़ें दी हैं। कौन कौन सी? उसको याद करने का निमोनिक्स है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। हम एप्लीकेशंस लिखते थे प्रिंसिपल को, तो लिखते हैं ना विथ ड्यू रिस्पेक्ट। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, प्रैक्टिसिंग लॉयर। कितनी हालत ख़राब है, जब हम 5 साल को लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, प्रैक्टिसिंग लॉयर सीक्स पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट।
तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। विथ के W से आपको मिलता है रिट्स, रिस्पेक्ट से मिलता है रूल ऑफ लॉ, प्रैक्टिसिंग के P से मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लॉयर के L से मिलता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सीक्स के S से मिलता है सिंगल सिटीजनशिप, पेमेंट के P से मिलता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्लाइंट से मिलता है आपको कैबिनेट सिस्टम। तो आई होप दिस विल वर्क। आप इस सेंटेंस के थ्रू याद कर सकते हैं कि हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे मेकर्स ने कौन कौन सी प्रोविजंस के लिए आइडिया लिया था। 7th पॉइंट में हम बात कर रहे हैं अमेरिका से हमने क्या लिया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। तो इसको याद करने की भी टेक्निक लेकर आई हूँ मैं। पहले देख लेते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट कर सके। इसके बाद में बारे में हमने नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो भी हमने लिया है अमेरिका से। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रावधान है वो भी हमने लिया। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस होगा, वाइस प्रेसिडेंट जैसी एक पोस्ट होगी, वो भी हमने अमेरिका से लिया। जजेस को रिमूव किया जा सकता है, वो भी हमने लिया। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हम डील करेंगे बहुत डिटेल में, उसे भी हमने अमेरिका से लिया। मैंने भी बताया था कि प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसको याद करने का तरीका है इंडियन जुडिशरी, हर किसी का सपना है जज बनने का। तो इंडियन जुडिशरी इज़ वेरी रेपिटेटिव एंड फाइनेस्ट प्रोफेशन। ये सही बात है। इस चीज़ को अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो इससे आप याद कर सकते हैं। इंडिया के आई से आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जे से आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, आई से आता है इम्पीचमेंट, वेरी से आता है वाइस प्रेसिडेंट, रेपुटेटिव के आर से आता है रिमूवल ऑफ जजेस, फाइनेस्ट के एफ से आता है फंडामेंटल राइट्स और प्रोफेशन के पी से आता है प्रीएम्बल। तो आई होप आपको सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत क्लैरिटी होगी और इस तरीके से अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो आई कैन बेट कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।